राजस्थान की हल्दी घाटी की ओर से श्याम पाराशर जी की माटी को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। कविताएं अलग अलग भाषाओं में इस देश में लिखी गई हैं, अवधी में लिखी गई हैं, हिंदी में लिखी गई हैं, किसी भी भाषा में लिखी जाएं, लेकिन लोक भाषा में यदि कोई अपनी कविताओं को लिख रहा है तो समझ लीजिएगा कि अपने ग्राम मंदिर की पूजा भी साथ साथ कर रहा है काव्य अर्चना के साथ। 2-3 बार मेरा उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैंने अपनी भाषा का ऐसा चितेरा कवि नहीं देखा है। आज जहां कहीं आकाश में हो, उनके वंशधर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, आप भी तालियां बजाकर उन्हें श्रद्धांजलि निवेदित कीजिएगा कि आपकी मिट्टी को एक कवि ने हिंदुस्तान के दूसरे अनेक कोनों तक पहुंचाया है। प्रिय भैया बल्लू ने शिखर कलश जैसा कोई शब्द प्रयोग किया है। यदि कोई कवि स्वयं किसी एक कवि पर टिका होता तो ये आज 8 लोगों की आवश्यकता नहीं होती। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि किसी कबूतर में बहुत सारे, एक जाल में कबूतर इकट्ठा होकर के कैद हो गए थे। हर कबूतर अलग अलग कोशिश करता रहा तो उस जाल से वो उड़ नहीं पाए। किसी एक ऐसे समझदार से व्यक्ति ने कहा कि एक से काम नहीं चलेगा, सब लोग पंख फड़फड़ाओ तो ये जाल ऊपर उठ सकता है। आज ये सारे कबूतर एक साथ पंख फड़फड़ा रहे हैं तो ये हमारा कवि का जाल ऊपर जा रहा है। न अकेला विनीत चौहान कुछ करता, न उसमें कोई मुकेश मौलवा कोई करते। मेरी छोटी बहन, सबने अपना काव्य पाठ पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं किस किस की तारीफ करूं, समीक्षा के लिए बहुत समय लग जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा। मेरे भाई बादल ने, मेरे प्यारे भाई ने, छोटी बहन हमेशा अच्छा पढ़ती है। राष्ट्रवाद का एक प्रखर आंदोलन करता है इस समय, मैं उसे कहता हूं। वो कविता नहीं है इस समय मौलवा, वो आंदोलन है इस देश के लिए। आपकी रगों का टेम्परेचर बढ़ा देता है। उस कवि का नाम मुकेश मौलवा है। प्रवीण को मैंने आज पहली बार सुना है, अद्भुत कवि है। ये तो बहुत अच्छा पढ़ती है बच्ची। मेरे बाद ये ढांचा भी आएगा, आवश्यक है इसका भी। कार सेवा इसको भी करनी है। इसमें क्या है, इस यज्ञ में हर किसी की आहुति है। अब जैसा भी है वो तो करे क्या, ऊपर वाले ने बिगाड़ के भेजा। इसमें तो आप और मैं कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उसमें तो कुछ दोष पता नहीं किसका रहा। इसके पिछले कर्म वरम खराब रहे होंगे। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए। अब आप थोड़े से, जैसे कहते हैं ना, पहले थोड़ी सी ज्यादा संख्या थी यहां पर, लेकिन अब जो चयनित लोग हैं जो कविता को समझते हैं, 50 किलो दूध से 5 किलो मावा ज्यादा अच्छा होता है। मुझे खुशी है कि मेरे हिस्से में 5 किलो मावा आया है। वो शायद कविता समझेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। भुवन मोहिनी ने अपने तरीके से श्रृंगार पढ़ा है। मैं कई बार कहता हूं, भुवन, यदि श्रृंगार ही कवियों का केवल विषय रह जाए, केवल विषय कह रहा हूं मैं, सारे विषय नहीं कह रहा, तो शायद गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे बलिदान न होते देश की सरहदों पर। यदि केवल श्रृंगार हमारा विषय रहा होता तो अटारी बॉर्डर पर इस समय देश के सैनिक न खड़े होते। यदि केवल श्रृंगार हमारा विषय हुआ होता तो लद्दाख के -45 डिग्री में इस देश के बेटे संगीने लेकर खड़े नहीं हुए होते। 4 लाइन सुन लीजिएगा, मुझे नहीं पता आपको कितनी अच्छी लगेगी, लेकिन ये 4 लाइन मुझे बता दीजिएगा, मुझे यही पढ़ना है या तेवर बदल देना है। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं किसी विषय की, लेकिन अपने रस को मैं पुष्ट कर रहा हूं। क्षमा चाहता हूं छोटी बहन से। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। 2 लाइन पर मुझे एक बार पांडा लहरा जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं शुरू हो जाऊंगा। अगर पौरुष, कर लें तो इसको, ये काम भी चल रही है। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। कहो फिर आग की भाषा को। हमारे एक केशधारी पगड़ी यहां बैठी है। मैं एक भी सिख को देख लूं तो उसे गुरुद्वारा मान करके प्रणाम कर लेता हूं। बलवंत भैया, 75 वर्षों से हमने चुटकुलों की, मेरा बात को गंभीरता से सुनिएगा, आपको स्पष्ट होना चाहिए, मैं हास्यरस नहीं पढ़ता हूं। यदि आप मुझे हास्य का समझ रहे हैं तो आपकी मेधा की त्रुटि है। हमने सिर्फ चुटकुलों की कौम बना के छोड़े। मेरी बात को ध्यान से रिसीव करना। विनीत चौहान क्या बोल के गया था। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में। मेरी बात को अच्छी लगे तो आपकी तालियां इस आंकड़े को पूजनीय बना दे जो हिंदुस्तान के अखबारों में कल छप जाए। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में। आपको जानकर खुशी होगी, गर्व से शायद मस्तक ऊंचा उठे। 93 बेटे सिख मां की कोख नहीं दिए थे उसके लिए। ये छोटी कौम तो नहीं थी सर। मैं अभी 6 दिन तक पंजाब में था, अमृतसर से लेकर सरहिंद, चमकौर, और मैंने पूरा इलाका घूमा। तो मेरे एक दोस्त ने मजाक में लिखा कि विनीत पिकनिक पर गए हुए हो क्या फैमिली को लेकर के। मैंने कहा नहीं, मैं पिकनिक पर नहीं हूं,
मैं देशभक्ति की तीर्थ यात्रा पर पंजाब आया हुआ हूं। मैंने वो जगह देखी, मैं रोमांचित हूं उस रोंगटे खड़े समय मेरे वक्तव्य को बताते समय। मैंने वो जगह देखी जहां उनके चारों साहिबजादे कुर्बान हो गए। मुझे कुछ और पढ़ना था, लेकिन पगड़ी दिख गई है तो कुछ कह रहा हूं। मैंने वो जगह देखी जहां चमकौर की गढ़ी के अंदर 40 सिंह बच गए, 5-5 की टुकड़ी में बलिदान हो गए, अजीत सिंह और जुझार सिंह। कल मैं जब पढ़ रहा था गाजियाबाद में, मेरा कंठ रुध गया। सामने बैठी मेयर रो रही थी, अखबार की खबर थी कि मेयर रो पड़ी इस घटना को सुनकर के। गढ़ी के अंदर 40 सिंह बच गए, 5-5 के टुकड़ों में बलिदान होते चले गए। जब अजीत सिंह बलिदान हो गए, गुरु गोविंद सिंह ने जुझार सिंह को तिलक लगा करके भेजा, तुम जाओ, बलिदान का वक्त आ गया है। सिख परंपरा में यह परंपरा है कि युद्ध क्षेत्र में मां कलगी टांगती है पगड़ी के अंदर। गुरु मां वहां थी नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने पिता और मां के दोनों धर्म पूरे किए। जैसे ही थोड़ी दूर चले तो अजीत सिंह वापस लौटे, जुझार सिंह। गुरु गोविंद सिंह समझ गए बेटा डर गया है, सामने 1 लाख की सेना खड़ी है मुगलों की। उसने कहा वापस कैसे आ गए? उसने कहा पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। गुरु ने जो उत्तर दिया, आपकी तालियां उसके गुरु के स्तमन में उठे। उसने आंखें में लाल डोरे डालते हुए अपने बेटे से कहा, शर्म नहीं आती? रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते? दोनों बेटे बलिदान हो गए। उधर सरहिंद की दीवार में मैंने वो जगह देखी सरहिंद की दीवार में। मेरे को आज तक केवल इतना पता था कि दोनों बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए हैं। मैं आपको एक नई जानकारी दे रहा हूं, उसके अंदर दोनों बेटे जितनी बार चिनवाए गए उतनी बार वो दीवार ढह गई। तो सूबेदार वजीर खान ने हुक्म दिया कि इनके गले कत्ल कर दो। छोटे बच्चे थे, 9 साल के और 7 साल के, दोनों के कत्ल किए गए और एक जंगल में फेंक दिए गए कि कोई इन्हें हाथ न लगाए। अंतिम संस्कार नहीं हो सका उन बेटों का। तो टोडरमल नाम का एक सेठ था उस शहर का। नए बच्चों, फिल्मों की कहानियां सुनिए आप, आमिर खान की मुझे कोई दुर्वाह नहीं है। इन कहानियों को सुनिए जिनके कारण आप आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, जिनके कारण आप खुली सांस में मुक्ति के गीत गा रहे हैं आप। तो टोडरमल उन्हें ले आए। वजीर खान ने कहा जमीन नहीं है, इन्हें दाह संस्कार नहीं कर सकते। कभी आप व्हाट्सएप पर गूगल करना और पूछना दुनिया की सबसे महंगी जमीन कहां पर बिकी है। मैं मंच का ध्यान चाहता हूं इस नई घटना पर। तो टोडरमल ने कहा कि मैं खरीदना चाहता हूं, इनका संस्कार तो होना चाहिए। उसने कहा दी जाएगी जमीन, सोने की अशर्फियां बिछा दो जितनी जमीन चाहते हो। उसने कहा बिछा दूंगा, चिता के लिए जितनी जमीन ढूंढी गई। मेरे बातों मेरे इशारों को ध्यान रखना। टोडरमल ने ऐसे करके अशर्फियां बिछा दी। वजीर खान ने कहा ऐसे नहीं, खड़ी करके गिन्नियां बिछाइएगा। सबसे महंगी जमीन खरीदी एक चिता के लिए और उस पर 3 चिताएं एक साथ जलाई गई। वो सरहिंद के पास वो जगह है ज्योति साहब का गुरुद्वारा। कभी दर्शन करना उसके, आपको लगेगा हिंदुस्तान का तीर्थ कैसा है। चारों बेटे बलिदान हो गए। तो गुरु मां रोने लगी कि मेरे बेटे कहां हैं? दिल्ली में। तो गुरु गोविंद से कहा बेटों के लिए रोती हो, वो तो बलिदान हो गए। तो वो कहने लगी मैं आत्महत्या करना चाहती हूं, मरना चाहती हूं। मैं कविता पढ़ दूंगा, मुझे पता है क्या पढ़ना है, लेकिन आज क्या जरूरी है मैं 5 दिन के बाद पंजाब से सीधा यहां कविता पर पहुंच, तो मैं उसका दृष्टांत आपसे बांट रहा हूं। तो गुरु मां रोने लग गई, कहले मैं मरना चाहती हूं, मेरी कोख खाली हो गई है। गुरु गोविंद सिंह इस बात के लिए मरना चाहती हो? 2 वाक्य कहा गुरु गोविंद सिंह, मेरा मन होता है इंदौर के एयरपोर्ट पर इन लाइनों को लिखा दूं, मत बजाना विनीत चौहान की कविता पर तालियां, इस हौसले पर तालियां बजाना कि ये देश बलिदान हुआ तो हुआ कैसे। उन्होंने लिखा देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। तनगढ़ वालों मेरा दिल टूट जाएगा यदि आपने इस लाइन पर पंक्तियों पर ताली न उठाई तो। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। सिख पगड़ी को प्रणाम कर रहा हूं तो आपकी तालियां प्रणाम करें, मैं कर रहा हूं उनके साथ में। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। अगली बार कोई भी सिख आपको दिखाई दे जाए तो मेरी ये लाइन याद रखना चुटकुलों के बजाय। ये कौम शीश देकर, मैं क्षमा चाहता हूं हमारी पीढ़ी से कि हमने गलतियां की तो मैं चुटकुलों की कौम बना दिया। बलिदानों की सबसे बड़ी कौम थी हिंदुस्तान की, उसे विनीत चौहान प्रणाम कर रहा है। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत शक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए इस पगड़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया। मैं एक भी लाइन गलत बोलूं
हाथ खड़ा कर देना, मैं इतिहास के दस्तावेज पढ़ रहा हूं। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टांक दिए, कुछ दीवारों में चिरवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर, मुझे आपकी चिंगारियां चाहिए इस बार, वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर रतनगढ़ की तालियां बजाकर बताए जिंदाबाद। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की आन सौगनी है, ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन चौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से धरती की आन चौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से धरती की आन चौगनी है। मेरा छोटा भाई रविश, हमारा मुकेश मोलवा, गुस्सा था कि एनडीटीवी के एक संपादक ने, आज एक पत्रकार ने मेरे विषय में कुछ टिप्पणी कर दी अखबार में। मैंने एक कविता पढ़ी थी, वहां उस पर उसने कुछ कहा। मौलवा गुस्सा मत हो, देशभक्ति हर किसी की तकदीर में नहीं लिखी होती है। सेंट नहीं है देशभक्ति में किसी के कपड़े पर छिड़क दूं वो देशभक्त हो जाए, या आपके रगों में बहने वाली भावना का नाम देशभक्ति है। कुछ वामपंथियों के, कुछ जेएनयू के लोगों में नहीं है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। जब मुकेश भैया पढ़ रहे थे, मेरी बात को रिसीव करें तो फिर तालियों से रिसीव करना। जब मुकेश भैया कविता पढ़ रहे थे तो आप लोग जय भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। मेरी बात ध्यान से समझना, हो सकता है उल्टा समझ जाओ आप, माफ करना, आप सरकारी स्कूलों में पढ़े हो इसलिए आप देशभक्ति के नारे सीख गए हो। जेएनयू में पढ़े होते ना तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे सीख चुके होते। मुझे उस यूनिवर्सिटी से हमारे गांव की प्राइमरी स्कूल का वो बच्चा ज्यादा अच्छा लगता है जो अपनी फटी नेकर के अंदर कम से कम खड़ा होकर के भारत माता की जय के नारे तो लगा रहा होता है। मुझे नहीं चाहिए लोग, ये जो देशद्रोह के अड्डे जेएनयू में लगे हुए, ये जो देशद्रोह का, पढ़े लिखे लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, बाकी लोग भी सुने, ये जो देशद्रोह के अड्डे जेएनयू में लगे हुए, ऐसा लगता आस्तीन के विषधर फनले तने हुए। 11 रुपये का खाना भी इनको राज नहीं आता। गद्दारों को लगता है भारत का नमक नहीं भाता। गद्दारों को लगता है, तालियों में कंजूसी मत करिए, मेरा हिस्सा है। ये खाली कुर्सियां ताली बजाएंगी, मैं आपको गारंटी दे जा रहा हूं इस बार में। लोगों ने कहा वंदे मातरम में भी पेट दर्द होता है। मैंने कहा है कुछ लोगों के यहां होता होगा, मजहब के नाम पे होता होगा, लेकिन मेरा तर्क समझना। मैं तर्क, भैया ने बड़ी अच्छी बात कही थी, किसने कहा, बादल ने, कि ये सीधे स्टंप पर बॉलिंग करता है, मैं स्पिन बॉलिंग करता हूं, थोड़ा सा घुमा के बात कहता हूं। उस बात को समझ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं। जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई, जिसकी स्वर लहरी सुनने को सब स्वर्ग सीढ़ियां छूट गई। कुछ मक्कारों को वही गीत दिल भर भी राज नहीं आया। गद्दारों को लगता शायद माता का दूध नहीं भाया। मक्कारों को शगता शायद माता का दूध नहीं भाया। जो गीत सदा आजादी की दुल्हन की जय जयकार रहा, जो फांसी पर चढ़ते चढ़ते वीरों की रणहुंकार रहा, तुम उसी गीत को गा न सके, तुम उसी गीत को गा न सके। सचमुच कितने हठभागी हो, माता की छाती चीर गए तुम कुल कलंक कुल दागी हो। माता की छाती चीर गए तुम कुल कलंक कुल दागी हो। जो चले गए यह देश छोड़ उनसे न शिकायत कभी हमें। यहां बैठे होंगे भीड़ के अंदर त्वदीयाय कार्य बद्धा कटियम का श्लोक गाने वाले लोग। 40 साल से मैं भी उन श्लोकों को गाने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता स्वयंसेवक आपके सामने खड़ा है। ये लोग बड़े नारे लगाते हैं, हम पाकिस्तान से भारत माता की जय गवा देंगे। हमारे विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के लोग, हम पाकिस्तान से वंदे मातरम। माफ कीजिएगा सर, आप जोश में है, होश में नहीं है। भारत का विभाजन मजहब की दीवार पर खड़ा था सर। जिन लोगों को मजहब प्यारा था वो पाकिस्तान चले गए थे। हमें कोई हक नहीं है हम उनसे जाकर कहें कि तुम भारत मां के गीत गाओ। लेकिन जो निकम्मे यहां बच गए थे, उन्होंने तो तय कर लिया था कि मजहब को बड़ा नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान को बड़ा मानेंगे। आज इन निकम्मों की भाषा क्यों बदल रही है, बस ये मेरे गुस्से का कारण है। मैं तर्क से अपनी बात कह रहा हूं तो शायद आपकी ताली मुझे ज्यादा मिले। जो चले गए यह देश छोड़ उनसे ना शिकायत कभी हमें। मेरा नाम विनीत चौहान है, मैं विनीत हो रहा हूं।
अगली भाषा में मेरा चौहानी तेवर बाहर आ जाए तो एक बार जरा आपकी तालियां, मुझे अभी मजा नहीं आया जो मैं कहना चाहता हूं। जो चले गए यह देश छोड़ उनसे न शिकायत कभी हमें, पर तुमने इसको वतन कहा इसलिए मोहब्बत अभी हमें, वरना इस घटना पर तुमको हम बांट छांट भी सकते थे। जो भारत की जय गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे, जो भारत की जय गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे, जो भारत की जय गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे, जो भारत की जय गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे। अच्छा होता तुम बन हमीद माता का कर चुका देते, अच्छा होता तुम बन हमीद माता का कर चुका देते, इस राष्ट्रदेव के चरणों में तुम अपने शीश चढ़ा देते। हम भी चाहते हैं मरे अगर धरती की गोदी यही मिले, 100 बार स्वर्ग छिन जाए मगर माता की गोदी यही मिले, 100 बार स्वर्ग छिन जाए मगर माता की गोदी यही मिले, 100 बार स्वर्ग छिन जाए मगर मां। लेकिन इन लोगों के पेट में दर्द होता है, 3-4 पेट दर्द है। 370 क्यों हट गई? कश्मीर में ऐसा क्यों हो गया? सीएए के ऊपर बवाल, राम मंदिर क्यों बन गया? पहले कहते थे डेट नहीं बताएंगे, हमने डेट बता दी। फिर कहने लगे बनाएंगे नहीं, मैं कहा बना दी। फिर कहने लगे तिरंगा। हर बात पे पेट दर्द है। मैं स्वीकार कर रहा हूं वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने, यदि तिरंगा यात्रा राजनीति है तो हां हम स्वीकार कर रहे हैं राजनीति है। कम से कम हमने तिरंगे पर राजनीति करी है, दलालियों पर राजनीति नहीं करी है। राजनीति का स्वच्छ आंदोलन हो रहा है तो क्या बुराई? अच्छी बातों पर तो राजनीति की जा रही है, कम से कम दलालियों पर तो नहीं की जा रही, बोफोर्स में तो नहीं की जा रही है। कुछ हुआ नहीं कश्मीर में, वैसा का वैसा ही है। मैंने 2 लाइन अपने श्रीमुख से सुनी थी, सुन लीजिएगा। इससे अच्छी लाइन मेरे पास आज की रात नहीं है, मुझे खुद नहीं पता है कितने लोग समझेंगे इस लाइन को। क्या हुआ कश्मीर में? कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। रतनगढ़ वालों में कलेजा निकाल रहा हूं, लोग कहते तिरंगा नहीं फहरेगा वहां। यदि आपको बात सच लगे और चित्र आप व्हाट्सएप पर देख चुके हो तो आपकी तालियां बताएं। वहां तिरंगा नहीं फहरेगा। पूरे लाल चौक का घंटाघर पूरा का पूरा तिरंगे की लाइट में रंगा हुआ है इस समय। वहां तिरंगे की बाइक की रैली निकली है परसों। कुछ देशभक्ति के मंत्र, जो कविता वाले लोगों को जरा तालियां जरा ढंग से बजा दिएगा इस लाइन पर। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। देशभक्त लोगों, कुछ बोल रहा है विनीत चौहान, कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की। वो जो वहां का एक बड़ा नेता बनता था ना लगावी, जो प्रधानमंत्री से बात करने के लिए उनके चैम्बर में चाय पीता हुआ बात कर रहा था, उसकी कॉलर पकड़ करके तिहाड़ जेल में ठूंस दिया इस देश में इस समय हमने। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, मैं कश्मीर का चित्र दिखा रहा हूं आपको, जलता हुआ कश्मीर क्या था। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी। अब मैं नाम नहीं लूंगा और आप ताली बजा देंगे, मैं दावा कर रहा हूं, उनकी अकल ठिकाने ला दी। उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी कि ले मोटा भाई ने। मैं एक भी जगह नाम नहीं लूंगा, आप पढ़े लिखे हैं तो समझते चले जाना। सबकी ऐसी तैसी कर दी कि ले मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। फिर जितने लोग समझे ताली बजाएं। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। विश्वास रखो इस बार सभी ये निरक्षीर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस पावन मंच से ये 2 लाइन आने वाले 5 साल में पूर्ण हो जाएं। मैं लक्ष्मी नारायण के इस मंच पर प्रार्थना कर रहा हूं, ईश्वर से मेरी प्रार्थना स्वीकार की जाए। विश्वास रखो इस बार सभी ये निरक्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार। लोगों ने कहा कि आपने हटाई क्यों 370 धारा, जरूरत ही नहीं थी। मैंने कहा मैं बताता हूं, पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से।
पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। अब केवल लोगों ने कहा कि हम मतदान करवा लो, हटानी चाहिए कि नहीं हटानी चाहिए। मैंने कहा जिस दिन लगवाई थी उस दिन मतदान किया था आपने? टेररिस्ट पकड़ लो, वहां से मुकदमा चला लो, बातचीत करो इनसे। मैं कहा ये हरामखोर गोली मारने से पहले पूछते हैं तुमसे? जब वो नहीं पूछते तो फिर गाड़ी पलटनी चाहिए। पलट जाती हैं गाड़ियां कई बार, क्या करें, तो गाड़ियां फट जाती, टायर फट जाता है, गाड़ी पलट जाती है, कई बार होता है, कैदी भागता है छूट करके, गोली मारनी पड़ती है, पुलिस को मजबूरी है। अब पुलिस तमाशा थोड़ी देखेगी, हमारे पुलिस के जवान हमारी रक्षा में खड़े हुए हैं। कभी आपने इनकी मजबूरी सोची है? आपकी होली दिवालियां इसलिए मन रही हैं सर, माफ कीजिएगा, आपके चेहरे पर गुलाल इसलिए है क्योंकि इनके बच्चों के चेहरे पर गुलाल नहीं लगा। हमारे भाइयों ने बड़ी हंसी की कविताएं कही हैं। मैं 4 लाइन में सर माफी मांगते हुए हमारे कवि बंधुओं से आपके सम्मान में 4 लाइन कह रहा हूं, और आप लोग भी अपना कर्जा उतार दीजिए। बड़ी तालियां बजाई हैं आपने उस पर। हर आदमी में गलतियां हो सकती हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं, लेकिन कोई तो बात है इनके अंदर। न होली ही मनाते हैं, न दिवाली मनाते हैं, न होली ही मना, मैं सच बोल रहा हूं तो ही उठे नहीं, वरना आप मुझे उठ भी कर सकते हैं। न होली ही मनाते हैं, न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। मुझे कहने की हिम्मत दीजिएगा कि विनीत चौहान ये भी बोल कर गया था, न होली ही मनाते हैं, न दिवाली मनाते हैं। यदि आज ये मंत्री भी होते, मैंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के सामने इस लाइन को पढ़ा है, जब मैंने ये देख लिया था कि एयरपोर्ट के ऊपर एक हेलीपैड पर एक आईपीएस ऑफिसर एक नेता के फीते बांध रहा था। ये पुलिस इसलिए लगाई थी हमने, ये आईपीएस इसलिए बने थे क्या? तब विनीत चौहान विद्रोह में लिख रहा है, गुस्से में लिख रहा है, न होली ही मनाते हैं, न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। और सिफारिश वो तो टेलीफोन पे गुंडों की करते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं। 10-10 साल तक वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिए हमने आतंकवादियों को, और जब उसे फांसी पे लटकाते हैं, इसके बच्चे छोटे हैं। अच्छा, उसके बच्चे छोटे हैं, इनके बच्चे छोटे नहीं हैं। हमने आतंकी पाले जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं, और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो। केवल वो ताली बजाएं जो मेरे इस कानून से सहमत हो। नहीं सहमत हो अब खामोश रहिएगा। पूरे हिंदुस्तान में इस कानून को गाने वाला विनीत चौहान अकेला भी बचा तो मैं अकेला गाऊंगा, लेकिन कितने देशभक्त मेरे साथ हैं इस कानून को बनाने में, मुझे बता देंगे इस पूरी लाइन के बाद। हमने आतंकी पाले जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं, और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टांके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं, या सीने पर गोली मारे, शुक्रिया, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। जिस दिन ये कानून बनेगा उस दिन आग बुझेगी ये, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेंगी ये, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेंगी ये, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेंगी ये। मैं 2 लाइन वो इसलिए पढ़ देता हूं क्योंकि आज के वो ट्विटर पर और फेसबुक पर बिल्कुल ताजा है, क्योंकि रवीश ने कहा है कि ये लाइन अच्छी नहीं लगी उसको पेट दर्द हुआ है। कोई बात नहीं, मैं यहां पढ़ के पूछ लेता हूं, खराब लगेगी छोड़ जाएंगे, नहीं हो तो कल अपने अपनी फेसबुक पर लिखिएगा रवीश जी को कि हम ये चाहते हैं, आपके डीएनए कुछ और होंगे, हमारे डीएनए भगत सिंह के हैं, हमारे महाराणा प्रताप के हैं, आपके जयचंद के मान सिंह के रहे होंगे। वीरस वालों से कहा जाता है कि तुम केवल पाकिस्तान पर कविताएं पढ़ते हो, तो मैंने एक नए विषय पर कविता लिखी कि मैं क्या पाकिस्तान नहीं, चाइना हमारे बॉर्डर पर बड़ी गड़बड़ कर रहा है। तुमसे लोग कहते थे कि सब चाइना पर आप कभी नहीं लिखते, आप जितना पाकिस्तान पर लिखते हो। तो मैंने उस डर को स्वीकार किया। सन 62 के युद्ध में हम लोग चाइना से हार गए थे। यह अलग बात है कि उसने हमारे साथ में घात किया था। आपने देखा होगा चाइना के बॉर्डर पर पत्थर लगे हुए हैं दीवार पर, और वहां धक्का मुक्की होती, गोली नहीं चलती है वहां पर,
गलवान घाटी को छोड़ दीजिए, वहां भी एक 22 साल के बेटे ने, सिख बेटे ने 23 चाइना लड़के मार दिए थे उसने अपने, केवल गन के बट से, क्योंकि गोली चलाना मना थी वहां पर। तो लोगों ने कहा ये सीमा रेखा नहीं। मैंने दिल्ली से पूछा, मैं कहा साहब धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो? कहले साहब 70 साल हो गए हम सीमा की रेखा स्पष्ट नहीं कर पाए। रतनगढ़ वालों, विनीत चौहान ने एक लाइन कविता के नाम पर लिखी अपनी जिंदगी में, बस इसे समझ लेना, जिसमें कविता जैसा कुछ है। तो मेरा छोटा भाई मुकेश यहां बैठा है, ये लाइन मैं उसे सौंप रहा हूं। जब ये कहा गया सीमा रेखा स्पष्ट नहीं है, कहीं अखबार के लोग बैठे हों, मैं उम्मीद करूंगा कल ये लाइन अखबार का हेडिंग फिर बने, ताकि रवीश को एक बार फिर पेट दर्द हो। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से। तालियां आपकी दिल्ली में एनडीटीवी के कनपट्टी पर पहुंचनी चाहिए। विनीत चौहान कविता वही पढ़ रहा है जिस पर रवीश टिप्पणी कर रहे हैं। सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। वो लाइन पढ़ देता हूं जिस पर रवीश जी को बड़ी प्रॉब्लम है। मीडिया वाले जानते हैं, एनडीटीवी को हमेशा से प्रॉब्लम रही है, देशभक्ति उनके लिए ठीक नहीं है। उनके लिए वात्स्यायन जी का कामसूत्र की पुस्तकें उनके लिए सर्वाधिक अध्ययन का विषय रहती हैं, देशभक्ति उनके काम में नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे कौन से ऋषि का नाम है, वो कल जेएनयू वाले बताएंगे कि इस ऋषि से उन्होंने दीक्षाएं प्राप्त करी हैं, इसलिए वो वैसी किताबें पढ़ते हैं जो सुबह उठते ही बहन में भी वारांगलाओं के दर्शन करते हैं। अब ये विषय समझ में, संस्कृत तो नहीं होगी ज़्यादा कैडी। चलिए मैं शुरू कर देता हूँ। छोटी सी कविता है, वो मेरे को मजबूरी में पढ़नी पड़ा, मैं कुछ और पढ़ के जाता हूँ। अंतिम बात पढ़ रहा हूँ, फिर भैया पढ़ेंगे कि सीमाओं पर फिर हल। बहुत दिनों बाद मेरे मंच के लोग मुझे गाता हुआ सुनेंगे। मैं 21 साल बाद गाकर कविता पढ़ रहा हूँ। मैंने 21 साल पहले गाना छोड़ दिया था, वरना पहले मैं गाकर कविताएं पढ़ता था। कोशिश कर रहा हूँ, ये साथ दे देंगे ताली में तो वही वाली बात है। जब तक इनकी ताली चलेगी, जब तक मेरी वो पैर क्या है वो शोले का डायलॉग, ये गंदे गंदे डायलॉग इसको याद रहते। बसंती का वो क्या चलेगा, ये करता रहता है। वरना कुत्ते तुम, सॉरी इसको नहीं, होशियारा गलत हो गया। इनके सामने मत नाचो। धर्मेंद्र कहता है ना, मेरा प्यारा भाई है, देश का बड़ा संचालक है, अच्छी मेहनत करी आज उसने, इसके लिए एक बार आप तालियां बजाइए। बल्लू अलमस्त फकीर है, अलमस्त है। कि सीमाओं पर फिर हलचल है शत्रु के बाहुबल की। बस 2 लाइन की कविता है, 2-4 अंतरों की है, 2-3 मिनट की है। रवीश के कारण सुनानी पड़ रही, वरना मैं नहीं सुनाता इसको। अब मैं रोज सुनाऊंगा इसको, उसको पेट में दर्द करूंगा सुसरे के। कि सीमाओं पर कुछ गलत निकल जाए यार के गुस्से में। कि सीमाओं, हालांकि वो पूरी फेसबुक लोगों ने भर दिया आज, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी आत्मीय संबंध रिश्ते निभाते हुए कुछ लोगों ने उस पर पवित्र वो शब्दावलियां लिखी हैं। जो भी कह रहा था आक्रोश के अंदर जिनको कहने के बाद आत्मिक शांति मिलती है, ऐसा ऐसा भी लोगों ने फेस में 12 बजे तक, इसलिए कई बार अब मैं कभी मोबाइल उठाता नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे उठाना पड़ गया कि लोग उसके लिए कितने कितने सात्विक श्लोक लिख रहे हैं। सुबह तक उसको ऋषि बना दिया जाएगा, ऐसा हमारे कवि लोग लग चुके हैं, उस मेहनत में लगे हुए, रात भर जग रहे हैं। आज यही काम है, सुबह रवि उठेगा तो उसके सामने प्रेम पत्र लिखे हुए मिलेंगे उसको बहुत सारे। अभी तो मुकेश मोहलवा जाएगा, जब आप कहेगा वहाँ बजरंग दल वालों को, तो सुबह उसके बड़े बड़े चिट्ठे पहुंचेंगे उसके घर के पास में। आप तो ताली पहुंचा दो, उतना ही बहुत है। एक बार ताली बजा दो, मैं अपने मूड में आ चुका हूँ। कि सीमाओं पर फिर हलचल है शत्रु के बाहुबल की, लाल निगाहें घूर रही हैं कोशिश है फिर से छल की। लाल निगाहें घूर रही है कोशिश है फिर से छल की। फिर से लाल आंधियां शायद भारत के आकाश चढ़े, फिर से चीनी सेना के पग भारत माँ की ओर बढ़े। लेकिन ओ भारत के वीरों गलती मत दोहरा देना। अब मुझे आपकी सर्वाधिक ताली चाहिए, ये लाइन हेडलाइन थी वहां पर। लेकिन ओ भारत के वीरों गलती मत दोहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। इतिहास बांचता हूं छोटा सा। एक बार की गलती से हम वीर जवाहर खो बैठे। भाजपा वालों परेशान मत होना, इतिहास का सच है तो इसे भी सुन लो। एक बार की गलती से हम वीर जवाहर खो बैठे, जिनके शीश काटने थे हम उनसे हाथ मिला बैठे। जिनके शीश काटने थे हम उनसे हाथ मिला बैठे। पूरा देश अभी तक घायल है चाऊ की चालों से। पूरा देश अभी तक घायल है चाऊ की चालों से, जिसने श्वेत कपोत गिराए थे बंदूक की नालों से। ओ भारत के रणधीरों तुम सारे कर चुका देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। हाँ हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को। ये बल्लू कई बार कहता है, भाई सब चाइना आंख दिखा रहा है, आंख। मैं कहा चाइना वालों के आंख हैं कहां, पहले तो ये बता तू।
साला 3 साल के बच्चे के चेचक होने के बाद आंख नहीं खुलने तो वैसा हो जाए तो चाइना का सैनिक मिलता है। या यूं समझ लो एक अंध भक्त के किसी के थोड़ी सी पेंसिल से छेद कर दो, जन्मांध के इतनी बारीक से छेद होते हैं उनके, उसे कह रहे वो हाँ हम भूल नहीं, ठंडे मत पड़ना, 2 मिनट के लिए गर्म रहना, उसके बाद ये कर ही देगा नमकीन टमाटर आपको सिला के। हाँ हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को। आधी लाइन पकड़ना, मुझे मजा आ जाएगा, आधी लाइन इशारे में। ये स्पिन बॉलिंग है, पहली स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं मैं, अंतिम भी। हाँ हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को। हाँ हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को। ओछे कद वालों ने की थी उन ओछी औकातों को। ओछे कद वालों ने की थी उन ओछी औकातों को। मुझे अच्छा लगा, आप समझ गए। वहां के सैनिक की टोटल औसत हाइट 5 फुट 1 इंच है। मुझे अच्छा लगा, कम से कम हरिओम, मेरी कविता को आपने हरिओम पवार के कद के बराबर मान लिया। ये कविता विनीत चौहान की है, बाकी आप इसे स्पष्ट कर लीजिएगा, आपकी गलती नहीं है, आपके साथ अंदर कुछ और गड़बड़ है वो थोड़ी सी। अब लेकिन मुझे अच्छा लगा कि यदि आप इसे हरिओम जी को सुनते हैं, ये कविता विनीत चौहान की है, मैं रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूं इसको। नीरज जी बोलिए। नीरज जी की डेथ हो चुकी है, थोड़ी देर बाद जब आप पानी पी लेंगे तो मैं आपसे वार्ता कर सकूंगा, अभी आप कुछ और पिए हुए। हाँ हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को। आप सोच के देखिए, जिसकी कद नेशनल हाइट 5 फुट 1 इंच है, उससे बड़ा यदि कोई सैनिक वहां मिल जाए, अब इशारे में समझना, मेरे को जल्दी में बोल रहा, भुवन मोहिनी बैठी है वरना कहेगी अश्लीलता फैला रहे थे। 5 फुट 1 इंच से ऊंचा कोई व्यक्ति वहां मिल जाए चाइना में, तो समझ लेना कोई हमारे यहां का कोई वीर पुरुष वहां पर तीर्थ यात्रा पर गया होगा। तो इस देश के लोग तो दधीची रहे हैं, दान करने में विश्वास रखा है उन लोगों ने, तो दान पुत्र कर ही आए होंगे, तो दान पत्र से दान पुत्र उत्पन्न हो गए होंगे वहां पर कुछ। हाँ हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को। ओछे कद वालों ने की थी उन ओछी औकातों को। जंग नहीं जीती थी तुमने छुरा पीठ में घोंपा था। जंग नहीं जीती थी तुमने छुरा पीठ में घोंपा था। लाल गुलाबों की खेती में नागफनी को रोपा था। लाल गुलाबों की खेती में नागफनी को रोपा था। वो शायद फूला बैठा है 62 वाली घातों में। हम 100 आंसू रोए थे नेहरू के जज्बातों में। हमारे यहां दिनकर जी हमारे सबसे बड़े कवि हुए हैं वीर रस के। उन्होंने एक बात कही है, देश में जब भी विजयें होती हैं मालाएं हमारे देश के नेता पहनते हैं, लेकिन जब जब पराजय होती है उस पराजय को केवल कलम स्वीकार करती है, कवि स्वीकार करता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यदि आपको विजय प्राप्त करनी है रण क्षेत्र में तो पिता के पैर छू करके जाइएगा, आपको विजय का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन कभी गलती से पराजित जैसा कुछ हो जाए तो फिर मां के कंधे पर आकर के सिर रखिएगा। इस देश का कलमकार मां का दायित्व पूरा करता है। चाइना ने जब कुछ कहा तो नेताओं ने माला तो उस दिन नहीं पहनी, लेकिन कवि ने कंधे पर सिर रखा। हम बताते हैं, वो कवि नहीं है जो इस देश में केवल आतंक पैदा करता हो, विद्रोह पैदा करता हो। मैं इस देश में से चाइना का डर एक लाइन में भगा रहा हूं और अपनी कविता को विराम देके वापस बैठ रहा हूं। जिन्होंने कहा हम चाइना से हार गए थे, हाँ मैं स्वीकार कर रहा हूं, हार चाहे धोखे से ही सही, हाँ हम हार गए थे। एक लाइन अच्छी लगे, मुझे एक श्रोता की हाथ खड़े करके तालियों से मुझे विदा कीजिएगा। मैं अंतिम लाइन पढ़ के विदा हो रहा हूं। वो शायद फूला बैठा है 62 वाली घातों से। मैं मंच का भी ध्यान चाहता हूं, अंतिम लाइन मुझे विदा कीजिएगा। हाँ हम भूल नहीं पा, वो शायद फूला बैठा है 62 वाली घातों से। हम 100 आंसू रोए थे नेहरू के जज्बातों से। चीन आंख मूंदे बैठा है आने वाली तैयार रहिएगा। चीन आंख मूंदे बैठा है आने वाली शामत से। चीन आंख मूंदे बैठा है आने वाली शामत से। घायल शेर युद्ध करता है अपनी दुगनी ताकत से। घायल शेर युद्ध करता है अपनी दुगनी ताकत से। ओ भारत के रणभूमि को तुम सारे कर चुका देना। अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। अमर तिरंगा शंघाई की सीमा। बहुत बहुत आभार। और कहीं भी हो आपका, चलो आपका आदेश शिरोधार्य चूड़ावत सक्तावत वाली कविता की डिमांड आई है। जो लोग विनीत जी को सुनना चाहते हैं एक बार तालियां बजा करके मुझे बताओ। और वो आदरणीय विनीत जी आए। नहीं मैं खत्म करने के ना एक मिनट देखिएगा
नहीं, मैं आपकी बात को स्वीकार्य करता हूँ, लेकिन भैया को पढ़ना है, इसलिए मैं केवल 4 लाइन आपको पढ़ देता हूँ, ज्यादा की चिंता नहीं है। नहीं, प्लीज अरे पढ़ो पढ़ो विनीत भैया, मान अरे लीजिए। पढ़ो, पब्लिक चाह रही है, पढ़ो। देखो ये बल्लू जो है ना, नहीं, आपके देश के दर्द को ये समझते हैं लोग। नहीं वो तो सही बात है तेरी, पर अगली बार समाधि मेरी बनेगी यहाँ पे चूड़ावत की जगह। ये मेरा बहुत ही जघन्य किस्म का दोस्त है, ऐसे दोस्तों के रहते मेरे को अभी दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ी जिंदगी में, है ना। ये देखो देशभक्ति करने के लिए लोग तिरंगा लेकर निकल ही लिए हैं। मैं केवल 4 लाइन पढ़ देता हूँ, उसके बाद बलवंत भैया उसके लिए सुनाएंगे। उस लाइन की केवल पहली 4 लाइन सुन लीजिएगा। जब मैं बाहर जाता था, हिंदुस्तान से बाहर, मैं स्कॉटलैंड गया, बेलफास्ट गया, यूके गया, लंदन गया, तो लोग हमसे कहते थे कि तुम्हारे राजस्थान में पानी वानी तो है नहीं, यहाँ भी नीमच आया तो आपके यहाँ बड़ी हरियाली है, हमारे जैसलमेर में रेगिस्तान है, बड़ा ये है, कहले बड़े खून खच्चर करते हो तुम वहां पे, जब देखो जब खून बिखेर दो, मट्टी पे खून बगा दो। तो मैंने उसकी 2 लाइन में उत्तर दिया है, वो सुन लीजिएगा, जब तक ये लोग भी निकल जाएंगे, बल्लू के लायक माहौल भी हो जाएगा। चिनगारी के पास रहें तो शोणित, जरा सुन लीजिएगा ध्यान से, 2 लाइन ही है बस, उसके बाद बल्लू आएगा। चिनगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं। अब जिम्मेदारी आप लोगों की जो बच गए हो। क्यों लड़ता है राजस्थान सबसे ज्यादा? जैसलमेर से पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं है। विनीत चांद 2 लाइन कह रहा है, चिनगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं, और मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। और लोगों का पानी नहीं है। चूड़ावत शक्तावत की 4 लाइन उसका आरंभ है, वो कहकर मैं बल्लू को बुला रहा हूं, ये मेरी लाइन खत्म होगी, मैं इस भ्रम में रहूंगा, ताली मेरे लिए बजी है, बल्लू इस भ्रम में रहेगा, ताली इसके लिए बजी है। बस इसी क्रम में हम लोग नीमच पार कर जाएंगे गाड़ी से। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं। मुझे हैरत है, मुझे 35 साल हो गए इस देश में कविता पढ़ते हुए, 35 वर्ष, और मैं कभी रतनगढ़ आया नहीं हूं, लेकिन उस कविता को जानने वाले मेरे प्यारे दोस्त बैठे हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी का विषय है। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। 4 लाइन कह देता हूं, भैया आ रहे हैं। फिर क्या राजस्थान में पानी तो नहीं है, लेकिन कहां चला गया पानी? जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धनवार दिया करते हैं। मुझे निराशा होगी कि मुझे बुला करके कुटवा दिया। लाइन सुनो तो ढंग से सुनना, वरना मुझे वापस बैठा देना। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर